स्वागत है लाइव टुडे में चुनावी चर्चा के लिए। कपिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। यूपी में बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, सपा के खाते में सिर्फ 1 सीट है, लेकिन अभी भी जो बयान आ रहे हैं सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उनको अभी भी जो रुझान है उनको पलटने की उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं। अभी आपने खुद ही देखा और आपने खुद ही समाचार अपने चैनल के माध्यम से दिया है कि जो मल्हनी की सीट है उसपे सिर्फ 1000 मतों से ही जो है वो निर्दलीय विधायक आगे चल रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी तो ये बहुत शुरुआती चीजें हैं, 20 राउंड होने हैं, अभी इसकी गिनती होनी है, तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की स्थिति है। और सबसे पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी ने शुरू से ये बात कही थी कि हम 7 की 7 सीट पे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं चुनाव, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला है। वही चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जो उपचुनाव सत्ता के चुनाव हुआ करते थे उसको समाजवादी पार्टी ने नेक टू नेक बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ी सफलता है, बावजूद इसके कि सत्ता की हनक उनके पास है। मतदान जिस समय हो रहा था, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और जिस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रचार मतदान स्थल तक किया गया, और बहुत सी चीजें आपने देखी कि इलेक्शन कमीशन के आदेशों की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकतंत्र जब ईवीएम पे आके ठहर गया है, तो क्या ये एक बड़ा प्रश्न है, मीडिया को उठाना चाहिए कि 20 लाख ईवीएम जो मिसिंग है, जो आरटीआई की रिपोर्ट है, वो 20 लाख ईवीएम कहाँ चली? आखिर भारत सरकार उसे क्यों नहीं खोज पा रही है और चुनाव आयोग क्यों नहीं खोजवा पा रहा है? तो ये भी प्रश्न उठता है इस बात से। तो अभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेंगे, सपा के खाते में बाकी सारी सीटें भी आने तय हैं, वो आएंगी। जी कपिल जी, लेकिन जैसी उम्मीद सपा को थी, 7 की 7 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन लीड अभी सपा सिर्फ 1 पर ही कर रही है। कहीं ना कहीं सपा को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं, कहीं ना कहीं चूक भी हुई है, क्योंकि ये उपचुनाव के नतीजे 2022 में विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं उस पर भी काफी असर डालते हैं। और जनता का मूड भी समझ में आता है कि अभी भी जनता का मूड किस ओर है, किस पार्टी की ओर है। देखिए, कोई भी सिनेरियो सेट नहीं होता है लोकतंत्र के अंदर। आपने देखा होगा कि जो इससे पहले 2 उपचुनाव हुए, एक तो 2019 के संसदीय इलेक्शन के पहले हुआ था, उसमें भी हमने 3 सीटें जीती थी और मुख्य चुनाव के अंदर वो तीनों सीटें पलट गई। उसी तरीके से आप देखिए, अभी हमने विधानसभा की सीटें जीती हैं। जो उपचुनाव हुआ उसमें एक भाजपा से ली, एक बीएसपी से ली थी। और ये चुनाव भी हम उसी रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। हमारी जो रणनीति रही है वो मैन टू मैन रही है, क्योंकि देखिए हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके और उपचुनाव के अंदर करोड़ों रुपए कहां से ले आएंगे? गरीब दल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के हनक से भी काम किया है और अपने जो धन बल का 6 साल के अंदर जो वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बनी है, तो उसने उसका भी प्रयोग किया है। बावजूद उसके हमने तो मैन टू मैन ही कन्वेंसिंग की। हमने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के काम को रखा, हमने वर्तमान सरकार के फेल्योर को रखा, जो राम राज्य कह करके रावण राज्य ला दिए, जो जीरो टॉलरेंस और अपराध के प्रति जो ये नीतियां लेके आए थे, किस तरीके से विफल रही। और जो बेरोजगारी रही, जो किसानों का मामला रहा, वो सब जनता के बीच है। और लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लोकतंत्र में तबाह होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता के हनक का पूरा फायदा बिहार के भी अंदर उठाया है, मध्य प्रदेश के अंदर उठाया है, और उपचुनाव जो इस समय सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें भी उठाते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे सरकार पर भी उठते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर और सत्ता के हनन को लेकर, लेकिन जो बातें जनता तक आप लोग पहुंचाना चाह रहे थे, वो बातें शायद जनता तक पहुंच नहीं पाई। अभी तक के रुझानों पर अगर बात करें तो 5 सीटें क्योंकि बीजेपी के खाते में गई है, 1 ही सीट पर लीड सपा कर रही है। देखिए, इस बात से मैं आपके इसलिए सहमत नहीं हूं कि अभी ये जल्दीबाजी होगी कोई बात कह देना, क्योंकि अभी ये शुरुआती 4-5 राउंड के ही बात है। अभी तो 10-15 राउंड और बाकी तय होने। बहुत सी चीजें बदल जाती हैं लोकतंत्र के अंदर और गिनती के अंदर। लेकिन एक चीज मैं ये बता रहा हूँ, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? अगर जिस देश के अंदर लोकतंत्र ईवीएम पे बेस कर रहा हो, 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो जाए, तो ये कह करके खारिज नहीं किया जा सकता है कि पब्लिक ने आपका साथ नहीं दिया। पब्लिक तो पूरा हम लोग के साथ मुसलसल। आप एक बात बता दीजिए, जिन साधारण तरीके से एक बात पूछ रहा हूं कि जब इस प्रदेश की जनता
इस देश की जनता ये चीज कह रही है कि आपने कहा था नोटबंदी करने के बाद कि हमें आप 50 दिन दे दीजिए, हम आपको सपनों का भारत बना करके देंगे। क्या सपनों का भारत यही बना के दिया आपने कि बेरोजगारी दर 40% आ गई है? जो लोग रोजगार में थे वो भी चली गई, उनकी भी रोजगारी चली गई। और आप क्या यही भारत के सपनों का देश बनाना चाहते थे कि -23.9% की जीडीपी हो जाएगी? क्या आप यही भारत को एक सपनों का देश बनाना चाहते थे कि नेपाल, जिससे हमारी बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है, वो हमें आंख दिखाने लगे? चीन हमारे सीने पे 21वीं सदी के अंदर जब हम हाइड्रोजन बम सीरीज की भी विस्फोट करके देख चुके हैं, एक यूनिवर्स, हम पूरा विश्व के अंदर धमक रखने वाली हमारे सेना है, उसके साथ खड़े हैं और बावजूद उसके चीन हमें जो है वो इतने दिनों से अतिक्रमण करता चला आ रहा है। तो ये सारी चीजें इनके ऊपर माइनस जा रही है, चाहे राष्ट्रवाद का मामला रहा हो, चाहे राष्ट्र के विकास का मामला रहा हो, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं। तो मुझे बताइए फिर जनता किस मामले पर वोट दे रही है? भाई इनका तो मुसलमान और हिंदू मुसलमान भी इस बार नहीं चला है। कपिल जी, मैं आपकी बात से सहमत तो इनको मुद्दे पे खींच करके रखे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुद्दे जो आपने उठाए उससे जनता भी सहमत है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं जब वोट करने जाती है मतदान केंद्र पर, तब कहीं ना कहीं उसका मूड बदल जाता है। उसका मूड समझना, जनता का मूड समझना इतना आसान नहीं होता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए जनार्दन मिश्रा जी। जनार्दन जी, अभी तक के जो रुझान आए हैं, बिहार की चाहे बात करें तो जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करेंगे कि आपने जो मुद्दे उठाए थे चुनाव से पहले, जो भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दे उठाए थे, जो कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए थे, क्या जनता तक वो सारे मुद्दे नहीं पहुंच पाए? और जब वोट देने की बारी आई तो जनता ने बीजेपी का बटन दबा दिया। देखिए, अभी हम इसलिए आपको कह रहे हैं बार बार कि अभी कोई आधे पे भी चुनाव नहीं पहुंचा है, उसकी आधे जो राउंड की गिनती होती, इसलिए अभी से ये कयासबाजी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, आप एक बात बताएं कि मुद्दों के ही तो आधार पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। भाई हिंदू मुसलमान और क्या बोलते हैं पाकिस्तान चीन, इस पे अगर वोटिंग होनी है, मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर वोटिंग होनी है, तो फिर देश के लिए कब चुनाव होंगे? नहीं, तो ये बातें तो जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे ये सारी बातें? नहीं, जनता को क्यों नहीं समझाएंगे? हम तो समझा ही रहे हैं। हमारे जो मुद्दे वो यही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्ता की हनक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप वोट देने के लिए लोग निकले और आप लाठी गिराना शुरू कर दें। चुनाव आयोग ने जो 200 मीटर की दूरी पर कहा है कि सारे लोग रहेंगे, और आप एकदम बहाने पे जाके खड़े हो जाएं, आप पे कार्यकर्ता पे कोई पाबंदी ना लगे और आप खुलेआम धज्जियां उड़ावें, तो आखिर ये बात कहाँ जाएगी? और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुंसफी जब कातिल हो तो आदमी गुहार किससे लगाएगा? और कारखाने में तूती की आवाज सुनेगा कौन? तो ये सारी चीजें, मैं बहुत मूल प्रश्न कह रहा हूँ कि वर्तमान समय के अंदर क्या कोई आदमी इस बात से इनकार कर देगा कि देश की जीडीपी स्वतंत्रता से पहले से भी बदतर हो गई, यानी कि -23.9%, बेरोजगारी 40% हो गई। जो इन्होंने रोजगार देने के वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। जो रोजगार में लोग थे वो जो है वो उनके रोजगार चले गए। एमएसएमई सेक्टर हमारे यहाँ 86% है और भारी उद्योग हमारे यहाँ 14% है। बावजूद इसके आप देखिए कि एमएसएमई में 50% तालाबंदी हो चुकी है, जिसपे ये 3 लाख करोड़ रुपए की ऋण देने के लिए जो है पैकेज की घोषणा किए थे। तो आप खुद देखिए कि ये हर दृष्टि से सरकार फेल है। तो आखिर उनको वोट दे कौन रहा और किस मुद्दों पे दे रहा है? तो जनता तो हमसे जब रिएक्ट करती है तो वो ये सारी बातों को कहती है जिनसे हम आपके सामने कह रहे हैं। 65 साल के अंदर जो वर्ल्ड बैंक से ऋण उठाया गया वो 51 लाख करोड़ रुपए था, और इन्होंने जो 6 वर्षों में उठाया वो 49 लाख करोड़ रुपए था। अगर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में ये बात लेकर के जाती है और कहती है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने 49 लाख करोड़ रुपए जो ऋण लिए हैं वो आप कहाँ खर्च कर दिए, तो बोलिए वाजिब प्रश्न है कि नहीं है? समझना समझाना अपनी जगह पर होता है, लेकिन जब सत्ता की हनक लाठी सीबीआई, आईबी, ईडी ये सारे हो और संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, तो आप कह सकते हैं कि आपने तो सारे मुद्दे उठाए, आप जनता को नहीं समझा पा रहे, आखिर आप चुनाव क्यों हार जा रहे हैं? तो देखिए,
हम सेवा के माध्यम हैं। जनता जिसको चुनेगी वो सेवा से विस्तार करेगा। हमारी जो नीतियों पर आस्था रखेगा, हमको चुन करके लाएगा, हम उन नीतियों को लागू करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जंगल राज लेकर के उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आई है और विकास परक नीतियों की जगह विनाश परक नीतियां बनाई है, वो आपके सामने है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बेरोजगारी के असर पे आप देख लीजिए कि जो आपके एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें किसानों की आत्महत्या भी बढ़ी और किसानों से भी ज्यादा शैक्षिक बेरोजगारों की आत्महत्या बढ़ी है। ये पैर से भूमि खसक जाने वाली बात है। पता नहीं क्यों मीडिया इन बातों को हैमर नहीं करना चाहता। इसको करना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कोई आईना दिखाना चाहे, मैं ईवीएम पे आईना देखने के लिए तैयार हूं, सारा ज्ञान लेने के लिए तैयार हूं। मेरे एक बात का जवाब दे दीजिए, जब आरटीआई है 20 लाख ईवीएम की मिसिंग की, जब इस बात का पुख्ता न्यूज आप स्वयं देखते हैं कि ईवीएम जो है वो क्या बोलते हैं होटलों से बरामद की जाती है, घरों से बरामद की जाती है, स्कूलों से बरामद की जाती है। सवाल करना चाह रहे हैं कपी जी, हमारे सहयोगी धनंजय जी आपसे चाहता हूँ जो इन्होंने मुद्दे उठाए बड़े वाजिब हैं और ये चीज जनता तक चीजें जरूर पहुंचे। अवेयरनेस पहुंचाना हमारा मीडिया का एक बहुत बड़ा दायित्व है। पूरे देश में एक जागरण पैदा हो, ये हमारा भी दायित्व है। लेकिन जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, आपने एक बात कही, सड़क पर तैयार किए, आप इस चीज को लेकर कितनी जनता को एक साथ लेके गए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं एक पत्रकार के उससे आपसे पूछना चाहता हूं। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जीडीपी में, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन आप यहाँ पर यह भी देखिए कि पूरे विश्व में इस महामारी ने आर्थिक तरीके से हर तरीके से चोट पहुंचाई है। तो भारत ने एक होल जो हमारा देश है उसने इसमें कैसा परफॉर्म किया, अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो उसमें आंकड़े आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बेहतरी आपको दिखाई देगी। आपने बात करी कि ईवीएम में एक और चीज ऐड की जाती है, वीवीपैट जो होता है, जिससे वोटर जो है आइडेंटिफाई कर देता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स, जो 50% मशीनों में दिया जाता है, उसका मैचिंग भी कराई जाती है। तो ये चीजें भी हमें उसमें रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, सत्ता की हनक से चुनाव के परिणाम बदले जा सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले सत्ता उन्हीं के हाथ में थी और जनता ने निकलकर पूरी तरीके से उनको खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी को चुन के लेके आए। अगर भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर नहीं खरा उतर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ये ना सोच के बैठे कि जनता उनको भी सम्मानित करेगी। कहीं ना कहीं लूपहोल्स विपक्ष में जरूर है। अगर आपके प्रश्न हो गया तो मैं उत्तर दे दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्रमवार आपको हम, जैसे आपने दिया है, प्रश्न किया है, आप पत्रकार हैं, बहुत ओजस व्यक्ति हैं, आपने अच्छा है हमें आईना दिखाया है, लेकिन असल आईना आप भी जानते हैं। बावजूद उसके मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीजों के जवाब। अब पहली बात आपने ये कही थी कि जब मई 2019 के अंदर ये आया कि 19 लाख समथिंग ईवीएम मिसिंग था, तो विपक्ष ने ये आवाज क्यों ना उठाई, क्वेश्चन था। तो शायद आप उधर ध्यान ना दे सके हो। हम लोगों ने पूरा का पूरा आंदोलन किया था और यही नहीं, 21 विपक्षी दल मिल करके गए थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन तक दिया था, घेराव किया गया था, राज्यपाल का घेराव किया गया था। हम लोगों के अब पूरी बात आने दीजिए, पहले पूरी बात आने दीजिए। आपने पहले ही कह दिया कि आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, मैंने आप पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मैं पूरी आवाज बात आने दीजिए, तो 1 to 1 बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर नहीं सक्षाने में सक्षम होऊंगा, मैं मान लूंगा कि मैं कुशल नेतृत्व देने में सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है, 21 दलों के द्वारा दिया जा रहा है, चुनाव बहिष्कार की धमकी दी जा रही है, आंदोलन उस पर समाजवादी पार्टी ने किया, जिला स्तर और तहसीलों पे हमने घेराव किया, वहां पे ज्ञापन दिया गया। शायद आपके ये संज्ञान में ना हो, आप संज्ञानित ना हो, इसलिए ये बात कहेगी। दूसरी बात हम एक बात कहना चाहते हैं, आपने कहा जीडीपी, वाकई ये प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन आपने जो संरक्षण देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं। माननीय मित्र, फिर से आपको हम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बता दें। WTO का जब भारत से समझौता हुआ था तो सबसे पहली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जो डंकन और WTO को लेकर के मुखर हुई थी और पूरी की पूरी यूपीए सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। और इस चीज को उसने कहा था कि ये देश को बेचने वाले लोग। आज आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात आखिर क्यों करते हैं?
इसीलिए ना करते कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी आपकी भी इकोनॉमी बढ़ी थी और 2014 के अंदर जब जीडीपी आपको सौंपी गई थी तो वो 9.5% के ऊपर थी। और मैं पूरे आंकड़े के साथ और आपको पेश कर सकता हूँ, अभी व्हाट्सएप कर दूंगा तारीख। मैं बिना किसी आधार के कोई बात नहीं रखता, मैं पूरी तैयारी के साथ डिबेट पे बैठता हूँ। जी जी जी। मैं आपको और बता दूं कि अब आप सुन लीजिए, कोरोना काल के पहले 2 मार्च सन 2020 को होली के जस्ट पहले की बात बता रहे हैं, ये आख्या प्रस्तुत की गई कि देश के अंदर 9% की बेरोजगारी दर बढ़ गई है, जिसमें 8.6% अर्बन थी और 8.4% जो है ये बेरोजगारी दर गांव ग्रामीणों की बढ़ी थी। यानी कि साक्षर जो बेरोजगारी थी वो ज्यादा बढ़ी। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उसमें भी दिखाई दिया कि किसानों ने तो आत्महत्या मुसलसल जिस तरीके से वो करते आए हैं, कर ही रहे हैं, उससे ज्यादा आत्महत्या हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने की। बहुत सोचनीय विषय है, बहुत सोचनीय विषय है कि जब देश का पढ़ा लिखा समाज आत्महत्या कर रहा हो तो औरों की बात क्या होगी, आप ये सोच सकते हैं। पैर के तले जमीन खसक जाएगी अगर ऐसी सरकार के साथ जाने की बात कही जाए। दूसरी चीज आपको कहना चाहते हैं, जीडीपी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल से पहले जीडीपी इन्होंने 3.5% की दर्ज कराई थी। उस समय भी जो वित्त मंत्री पूर्व में इनके यशवंत सिन्हा जी रहे हैं और सारे इकोनॉमिस्ट, यहाँ तक कि रघुराम राजन साहब ने कहा था ये -3.50 की जो है वो जीडीपी है। सरकार ने आधार वर्ष 2012 की जगह बड़ी खबर आ रही है 131 शुरू किया था, उस चीज को आप देखते हैं कि वो वहां पर जो उनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से सामने निकल कर आए और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, पलायन के एक बड़ा मुद्दा होने के बावजूद और भी काफी जो चीजें लगाई गई नीतीश सरकार पर, उसके बावजूद जनता ने, वहां की जनता ने नीति में सफल है या जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है वो अपने चीजों को अच्छी तरीके से वहां तक पहुंचाने में ज्यादा सफल है। तो ये इसका एक सामंजस्य अगर नहीं है तो वो नतीजे हमें सामने दिखाई देते हैं। बिहार के रुझान धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं कपिश जी, और यूपी को लेकर क्या कहेंगे? 2022 में भी यहां भी चुनाव है, तो किस तरह से तैयारी सपा ने कर रखी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो मूल मेन चुनाव होते हैं उसकी तैयारी की रणनीति थोड़ी सी डिफर होती है, लेकिन उसको हम जिक्र नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लॉस कर रही है, उसको फायदा नहीं हो रहा है। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि आगे आने साले में इनको काफी सफर करना पड़ेगा। और रह गई बात बिहार की, तो आप एक बात सोचिए कि जो हमारे प्री पोल क्या बोलते हैं वो पोस्ट पोल सर्वे आए, उसका पूरा का पूरा सारा वही बदल गया। जो आंकड़े दिए जा रहे थे उसके उलट आंकड़े आए। यानी कि जो आंकड़े ये दिए गए थे कि वो भाजपा के होंगे, वो महागठबंधन के आए। और अभी सुबह तक मैं कई और चैनलों पे भी बैठा था, वहां एंकर से लेकर के वरिष्ठ पत्रकार से लेकर सारा नजरिया उल्टा था। और जैसे जैसे सिनेरियो बढ़ रहा है, जिधर बढ़ रहा है, वो सारी रणनीतियां तुरंत बदल जाती। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी एक रणनीति जो बनाते हैं वो पोल करने से पहले उससे लेकर के बाद तक उसी पे कायम होते हैं, क्योंकि हम लोग वास्तव में जमीनी आदमी होते हैं, जमीन पे संघर्ष करते हैं। मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बात हमारी बीच में रह गई थी, हम फिर वहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे मित्र जो बैठे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा अवसर दिया है कि कम से कम हम उन मुद्दों पे अपनी बातों को रख सकें आपके चैनल के माध्यम से माननीय जनता के सामने और माननीय पत्रकार महोदय के सामने। देखिए, जिस 2014 के अंदर जो जीडीपी थी वो 9.5% की हमारी देश की थी और भारतीय जनता पार्टी कायम हुई थी और उसने विकास परक नीतियों को से लेकर के और उसने देश की विदेश नीतियों से लेकर के सबको कहा था कि हम सुदृढ़ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, वो धीरे धीरे सारे क्रम से गिरते चले गए। अब 2019 के अंदर ही इन्होंने 49% बैंक से कर्जा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से। और आज जब हम लोग ये पूछते हैं कि वो 49% जो कर्जा लिया गया है वो पैसा जो है वो कहाँ चला गया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कौन सा अमूल छूट किया? क्योंकि आप तो अटल बिहारी जी की भी नीति पे नहीं खड़े रहे कि आपने जो है कोई सड़क का जाल बिछा दिया हो नया। आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि आपने नदियों को जोड़ने का काम कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर।
आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपने पहले से ज्यादा उद्योग धंधे बैठा दिए हो, जिसमें मेड इन इंडिया का जो शेयर है वो एकदम गुर्रा रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ भी हर चीज विफल है, तो फिर जनता इनके साथ क्यों खड़ी? मैं तो प्रश्न इस बात उठा रहा हूँ, और हम लोगों ने मुसलसल तरीके से उठाया है। अगर हमारे मित्र पत्रकार बंधुओं को या मीडिया को लगता है कि विपक्षी दलों ने आईना समय पे और सही तरीके से नहीं उठाया, तो इसमें विफलता आपकी भी छिपी हुई थी, आपने क्यों नहीं दिखाया? आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। बताइए 19 लाख ईवीएम देश से मिसिंग है, और उसके मिसिंग रहते हुए कोई लोकतंत्र में स्वस्थ चुनाव नहीं हो सकते हैं। एकदम मीडिया को झोंक देना चाहिए अपनी पूरी ताकत लोकतंत्र को कायम करने के लिए। अगर भले विपक्ष उस तरीके से ना उठा पा रहा हो, तो हमारे संघर्ष में आप साथ दे ना दे, कम से कम देश के लिए आपको ये आवाज उठानी चाहिए कि पूछिए कि ये 19 लाख और 20 लाख ईवीएम जो मिसप्लेस है वो कहाँ चली गई है, और क्या इससे स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रखी जा सकती है? तो ये सारी चीजें हैं माननीय मित्रों, इसमें मीडिया को भी आईना दिखाना है, इसमें विरोधी दल को भी आईना दिखाना है। हम लोगों को एक दूसरे की कमी नहीं खोजनी है, क्योंकि छिद्रा निवेश अगर हम लोगों को कहीं बनना है तो वो सत्ता पक्ष में बनना है, क्योंकि सत्ता के पास इस बात का अधिकार होता है कि वो देश में किस तरह की सफल नीतियों को लागू करेगा और देश को कितना आगे बढ़ाएगा। तो मैंने इनकी जर्जरियों के बारे में सारा कुछ बता दिया। अगर कुछ समझाने में मुझसे चूक हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप प्रश्न फिर से कर सकते हैं, मैं फिर उसको क्लियर करूँ। जी बिल्कुल, मुद्दे उठाए जाने चाहिए, उठाए भी जाते हैं, मीडिया की तरफ से उन पर चर्चा भी होती है, लेकिन बात चुनाव पर ही हो रही है। धनंजय जी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी, मैं बहुत ही इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ी सकारात्मक चर्चा हो रही है, एक विमर्श बहुत जरूरी है एक अच्छे लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन मैं कुछ चीजों को इनके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे जो माननीय नेताजी हमारे साथ में है, और मैं चाहूंगा उस पर भी वो प्रकाश डालें। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि 9 मई को जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एक PIL के उसमें पब्लिक लिटिगेशन उसमें जब आया था, तो उसके बाद में कई पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रपति को और वहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया। कई पार्टियों ने जमीनी स्तर पर भी कुछ मोर्चा उसको शुरू किया। लेकिन साथ में जो चीजें और भी हुई, जिसके बाद में ये चीजों को एक ठहराव मिला था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था। इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि ये जो मिसिंग आप बता रहे हैं वो हमारे अकाउंटेबिलिटी में नहीं है। वो चीजों को उन्होंने वो पूरा क्लेरिफाई किया था। और जहां तक जो बात कह रहे हैं हमारे माननीय जी की हम लोग भी जमीन पर उतरकर आपके साथ रैली में जरूर उतरते हैं, हम लोग देखते हैं चीजों को। और मीडिया भी जहां पर विपक्ष कमजोर है तो विपक्ष की पूरी भूमिका निभाता है, सरकार को क्वेश्चन करने में, सरकार की नीतियों को क्वेश्चन करने में, और हर चीज में एक जनता को सही बात पहुंचाने में। ये एक मीडिया का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये चीजों में ये चीजें जो सामने आती हैं, इनका अगर ट्विस्ट करके ये चीजें पहुंचाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं, मैंने फिर से कहा, अगर 20 लाख ईवीएम मशीन का इतना बड़ी मात्रा में मशीन अगर गायब है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। कभी जी समय बहुत कम है, बस 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। बहुत जल्दी रख देंगे, क्योंकि इन्होंने दो ही बिंदु उठाए। मैं पहली चीज ये कहना चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी जो चुनाव आयोग ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि उनकी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो है नियम बनाना, उसको लागू करवाना सब कुछ होता है, प्रशासनिक और शासन का अमला ही तो लगा रहता है। तो वो जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, और भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जानबूझ के नहीं की, क्योंकि गायब तो वही कराई। आखिर इनके बिना चाहे 19 लाख ईवीएम मिसिंग हो जाएंगे। पूरे लोकतंत्र को लूट लिया है इन लोगों ने, और यही धरातल पे सही बात है। और मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि हम वंदनीय हैं हमारे वो पत्रकार जो मुसलसल तरीके से वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता के हितों से जुड़े रहते हैं। अभिनंदनीय है, वंदनीय है, इसीलिए उनको चौथा स्तंभ कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष की छेड़ाबंदी कर करके उसको छोड़िए, और जो सत्ता पक्ष है उसकी कमियों को ऊपरिए, क्योंकि सत्ताही पक्ष जो है अपनी नीतियों से देश को आगे ले जा सकता है। हम तो सिर्फ आईना दिखाने के लिए हैं, आईना ही भर दिखाएंगे, और कारखाने में तूती की आवाज के लायक हमको जनता ने नहीं बताया है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कारखाने में मेरी आवाज नहीं सुनाई जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता को कम से कम इतना सक्षम विपक्ष देना चाहिए कि वो कारखाने में तूती की आवाज न बने। फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। फाइनल क्वेश्चन ये कि जिस तरह से महागठबंधन बना बिहार में, तो क्या सपा इस तरह का गठबंधन आने वाले समय 2022 में बना सकती है जल्दी से? देखिए हमने पहले ही कह दिया कि हम लोग बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन तमाम छोटे दलों के साथ सीटों का एडजस्टमेंट होगा, और वो आपके सामने
सामने आएगा और आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी 2022 में 22 की लाएगी। ये निश्चित तौर पर मैं आपको आज घोषित कर रहा हूँ। जनार्दन जी, आपसे क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम समय देने के लिए। कपीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। जनार्दन मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए चुनावी चर्चा पर। तो अभी तक का जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि